वेरी गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो लास्ट टाइम आप लोगों को पता होगा, जैसे हम लोगों ने किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स, उनको स्टार्ट किया था, लेकिन उससे पहले एक रिवीजन पार्ट ले लेते हैं, क्विक रिकैप ऑफ दैट सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके पहले लिया था हमने एक्यूरेसी और प्रेसीजन, तो बहुत ही ईजी कंसेप्ट था। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर मैं जा रहा हूँ आज, पूरा डिटेल में वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे। फिर आप लोगों को दिया जाता है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन को भी हम लोग 2-3 एग्जाम्पल से समझेंगे। वैसे तो आप लोग ये 10th में करते आए हो। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, जो भी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आप लोगों को समझा रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, हम लोग क्या करते हैं, ये मान लो कि मैंने लिखा 100। अब मुझे इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से इसको मैं लिखूँगा 10⁻²। तो ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन मैं सिर्फ एग्जाम्पल ही करवाऊँगा, कुछ साइंटिफिक नोटेशन के डिटेल में उसमें नहीं जाना, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो वो आप लोगों को पता ही है, इसीलिए। फिर आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जाएंगे एटम्स की प्रॉपर्टी के ऊपर। फिर हम लोग उससे पहले करेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके रूल्स देखेंगे इसी के अंदर ही। और फिर हम लोग एक मेथड वहाँ पे बीच में ये भी सीखेंगे, राउंड ऑफ मेथड। लास्ट में हम लोग जाएंगे कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स के ऊपर जो हमें फ्यूचर में काम आएंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इजी होगा। सो आज आप लोगों को पूरा ये वीडियो देखना पड़ेगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट्स मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं रिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब फर्स्ट रूल ऐसा था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कोई भी ऐसा एक डिजिट जो जीरो नहीं है वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है आप लोगों को 285 सेंटीमीटर, देयरफॉर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्विक रिकैप कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीड में जाऊँगा। 0.285 है, तो यहाँ पे भी क्या मिलेंगे हमें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ जीरोज़ की बात की थी। 3 टाइप्स ऑफ जीरोज़, फर्स्ट लीडिंग जीरोज़, इन बिटवीन जीरोज़ एंड लैगिंग जीरोज़ के ऊपर हमने बात की थी। तो मैंने यहाँ पे उसी वर्डिंग्स के अंदर मैंने ये आप लोगों को सेकंड रूल लिखाया है, लीडिंग जीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब नॉन जीरो जो डिजिट है उसके पहले जितने भी जीरो होते हैं वो सभी नॉट सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो, 0.02 है तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर ओनली, तो ये नॉन जीरो डिजिट हो गया। उसके पहले जो था 0 वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल 0.0038, तो फिर से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, उसके पहले जितने भी जीरो हैं वो ऑलवेज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर होते हैं। फिर थर्ड जो था इन बिटवीन जीरोज, ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर, ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल 0.205, तो ये जीरो कंसीडर करेंगे, ये लीडिंग जीरो है, ये इन बिटवीन जीरो है। ओके, तो ये जीरो जो है वो कंसीडर होगा, देयरफॉर आंसर इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकंड मैंने एग्जांपल लिया 0.030078, so these two are leading zeros, therefore they are not considered as significant figures, and these two zeros are considered as significant figures. Okay, therefore the answer is 5 significant figures. अब मुझे लगता है कि आप लोगों को जो ये फोर्थ वाला जो था रूल, उसमें थोड़ी बहुत जो है वो प्रॉब्लम आई होगी। सपोज मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं फोर्थ रूल जो है वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। अब फोर्थ रूल ऐसा कहता है, दैट इज बेस्ड ऑन द लेगिंग जीरोज। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेगिंग जीरोज। अब लेगिंग जीरोज का मतलब क्या है, तो एंड के ऊपर होते हैं ऑलवेज। कहाँ पे होते हैं, एट द एंड होते हैं। तो एक ही टेक्निक याद रखो, देखो अगर इफ अ नंबर हैज़ decimal point,
a number has decimal point, then the lagging zeros are considered as significant figure. Again I repeat, if a number has decimal point, then the lagging zeros are considered as significant figure. If there is no decimal point, then the lagging zeros are not significant figures. सिंपल याद रखो, सिंपल वे के अंदर if decimal point then they are considered as a significant figure. No decimal point, no significant figure, not significant figure. इतना ही याद रखो. अब एग्जाम्पल देखो, एक दो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ. चलो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया 0.200. तो इसमें देखो डेसिमल पॉइंट है तो हाँ यस है, तो एंड जीरोज हैं तो कंसीडर करो एज अ सिग्निफिकेंट फिगर. तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. एक और एग्जाम्पल लो, मैंने ये आप लोगों को होमवर्क में दिया था 2070. तो देखो देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, मतलब ये कंसीडर नहीं होगा, लेकिन ये कंसीडर होगा क्योंकि इन बिटवीन है. देयरफॉर 3 सिग्निफिकेंट फिगर. समझ में आई बात? एक और लास्ट एग्जांपल आप लोग ट्राई करो. चलो 0.0304050, बस इतना करो. चलो 304050, तो ये लीडिंग जीरोज निकल गए. अब डेसिमल है तो ये कंसीडर होगा. देयरफॉर 1 2 3 4 5 एंड 6. तो आंसर क्या मिला? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अभी शायद आप लोगों को पता चला होगा. डन? ओके. अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ. अब मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ आप लोगों को 5th पॉइंट के ऊपर. 5th पॉइंट, 5th रूल. अब हमें क्या पूछा गया कि सपोज मान लो कि आप लोगों को ऐसा पूछा गया कि बताओ a person has 2 balls. Mention number of significant figures. बोलो. अब सिंपल इतना ही पूछा गया है कि a person has 2 balls. A person has नहीं आएगा, नहीं. A person have 2 balls. Then how many significant figures? तो हमें तो नंबर से मतलब है. देखो 2 balls, तो अगर आप लोगों को ऐसा कोई ऑब्जेक्ट दिया गया हो, 2 balls, तो ऑब्जेक्ट दिया गया है. देखो ये ऑब्जेक्ट है. तो आप लोगों को क्या करना है? हम लोग इसे 2 बॉल्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.0000000. तो भी ये क्या कहलाएगा? 2 बॉल्स. मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी आप लोगों को ऑब्जेक्ट की बात की जाए, 2 बॉल्स, 2 पेन्स, 2 कप्स, 9 प्लेनेट्स, ऐसे कोई एक ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो उसके अंदर ऑलवेज होते हैं इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्या होते हैं? इनफाइनाइट. उसका आंसर हम लोग क्या लिखते हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर. याद रहा ये? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए कि बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं, तो यू हैव टू राइट आंसर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स. पता चला? इजी है. आगे बढ़ें. अब जाते हैं हम लोग थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के ऊपर. तो चलिए हेडिंग लिखिए यहाँ से,
उसके भी रूल्स होते हैं। सबसे पहले ले रहे हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब उसके आंसर्स हमें कैसे लिखने हैं वो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। मल्टीप्लिकेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे पहले उसका एक रूल लिख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को वो एग्जाम्पल से समझा दूँगा। ओके, लिखिए उसका रूल क्या है। इन कैरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन the answer cannot have more significant figures either of the original numbers, ओके। क्या कहना चाहता है, अब एग्जाम्पल से समझोगे तो सीधा याद आ जाएगा। अब मैं मान लो कि कैसे 1 2, पहले हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन का। चलो हम लोग ले लिया है मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल, कैलकुलेटर जो है वो साथ में होना चाहिए। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, करो इसका पहले मल्टीप्लिकेशन, बताओ फिर क्या आंसर आ रहा है। हो गया होगा तो आंसर आप लोगों को मिलेगा 3.125। ओके, अब मैं आप लोगों को पूछूंगा कि ये आंसर 100% राइट है कि नहीं है, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये 100% आंसर रॉन्ग है। तो बोलोगे सर ये कैलकुलेटर से किया तो भी रॉन्ग कैसे, तो उसका रीज़न है हम लोग पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, और रूल क्या कहता है, इन कैरिंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द आंसर कांट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर। देखो कांट हैव, कैन नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एट द ओरिजिनल नंबर्स। अब देखो 2.5 तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 2, क्योंकि बोथ आर नॉन जीरो। इसमें 3, तो यहाँ पे क्या, तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। मतलब ये आंसर वैसे राइट है, मैथमेटिकली देखो तो राइट है, लेकिन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट ऑफ व्यू, ये आंसर रॉन्ग है। क्योंकि हमें क्या कर रहा है, लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर वाला जो फिगर है, ओरिजिनल जो फिगर दिया गया है उसमें, वहीं से ये आंसर को कैचअप करना है। अब देखो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर इसमें 2.5 में 2 है, तो इसको आंसर को मैं कन्वर्ट कर दूंगा 3.1 के अंदर, और ये आंसर हो जाएगा राइट। अगर आप लोग एग्जाम में भी 3.125 लिख के आ गए तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, भले ही आप लोगों ने आंसर कैलकुलेशन सही किया है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर का जो मीनिंग है वो रॉन्ग हो जा रहा है। समझ में आई बात? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन करो, फिर क्या देखो कि वो जो ओरिजिनल फिगर्स आप लोगों को दिए गए हैं उसमें से लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आप लोगों के आंसर में होने चाहिए। यहाँ पे 2.5 तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 1.25 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो लीस्ट कौन हुआ 2.5, तो 2.5 मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप लोगों को आंसर में कितने मिले, 4 मिले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, मतलब लास्ट 2 डिजिट को भगा दो तो मिल जाएंगे हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ऐसे ही क्या होता है, डिवीजन में होता है। सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूँ डिवीजन का, मान लो 278 डिवाइडेड बाय हम लोगों ने किया 11.70। अब देखो पहले तो इसमें डिवाइड कर लो, आंसर क्या मिल रहा है आप लोगों का, आंसर मिलेगा आप लोगों को 23.8। डन। आंसर आप लोगों को क्या मिलेगा, अगर मान लो कुछ डिजिट्स में ज़्यादा मिल रहा है तो भी आप लोग देख लेना, मेरे पास कैसे नहीं, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है,
तो लास्ट जो आंसर आप लोगों को मिलेगा वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला ही होना चाहिए। डन। तो आगे बढ़ें। अब हम लोग जा रहे हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के अंदर। सेम रूल है, रूल मैं फिर से नहीं लिखा रहा हूँ, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की जगह आप लोग लिख दो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। चलिए तो हम लोग करते हैं एग्जाम्पल से, मैं सीधा समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। सबसे पहले लेंगे एडिशन का। तो सपोज करो कि आप लोगों को ऐसा पूछा गया 3.18 प्लस आप लोगों को दिया गया है 0.013 एंड 5। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पे 0.05391.3 ये आंसर मिला। देखो अब यहाँ पे आप लोग ज़ीरो कंसीडर नहीं कर सकते हैं पहले से, ये तो हम लोग नॉर्मली मैथमेटिक्स के अंदर करते हैं। ओके, पहले क्या करो, देखो ओरिजिनल नंबर्स, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे कितने, यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब आप लोगों को आंसर कितना मिल रहा है। देखो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन ओरिजिनल में तो कितने हैं 3। तो आंसर आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, 3.19 इज योर आंसर। 3.19 इज योर आंसर, नॉट 3.1935, क्योंकि ओरिजिनल में 3 है, इसलिए आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ओके, एक और एग्जांपल मैं यहाँ से दे रहा हूँ। 12.11 प्लस करो आप लोग 18.0, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही पहले से दिया गया है 18.0, एंड प्लस करो 1.012, फिर आंसर जो आ रहा है उसे देखो और फिर मुझे बताओ कि लास्ट आंसर आप लोगों को क्या मिलना चाहिए। आंसर इसका टोटल करोगे तो 31.122 मिल रहा है, लेकिन लीस्ट तो यहाँ पे मिला 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, ये 3 सिग्निफिकेंट, सॉरी ये हुआ 4 सिग्निफिकेंट, ये 3 सिग्निफिकेंट और ये 4 सिग्निफिकेंट। आंसर में कितने हैं 5, लेकिन हमें लीस्ट वाला कंसिडर करना है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का 31.1 इज योर आंसर। समझ में आ रही है बात? ओके, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना। डन, आगे बढ़ें। चलिए तो एक और सम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ यहाँ से। सपोज करो कि क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा दिया गया है, 2 नंबर्स आप लोगों को दिए गए हैं, 2 नंबर्स। फर्स्ट इज गिवन एवोगैड्रोज नंबर, 10th में आप लोग पढ़ के आए हो इसे, 6.023 इंटू 10⁻23। सेकंड दिया गया है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब इसको आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आप लोग दी गई है 1.380 इंटू 10⁻³ तो पूछा ये गया है कि बाय मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन, और आंसर जो मिल रहा है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन आंसर। आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले इसे देखो 4, तो यहाँ पे भी 4, आंसर आप लोग क्या आना चाहिए 4 ही आना चाहिए। बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन था, सिर्फ डराने के लिए इतनी बड़ी वैल्यूज़ दी गई हैं, इनका तो कोई भी मीनिंग नहीं है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। देन तो आंसर आप लोगों को मिलेगा 4। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से आप लोगों को करवाता हूँ। अच्छा, अब आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ।
5 students obtained the following grades in an exam. What is the average score? What is the average score on this exam for this students? आप लोगों को पूछा गया एवरेज 88, फिर नंबर्स आप लोगों को दिए हैं 69, 81, 92 एंड 79। पहले आप लोग क्या करो, इसका एवरेज फाइंड करो और आप लोगों को ऑप्शंस कुछ ऐसे दिए गए हैं। फर्स्ट ए इज़ 81.8, बी इज़ 82, सी इज़ 68 एंड डी इज़ 81.80। कैलकुलेट करो और फिर मुझे बताओ कि आंसर क्या मिल रहा है। करो कैलकुलेट। आई वेट फॉर अ वाइल, 30 सेकेंड्स यू हैव। अच्छा चलिए बढ़ते हैं आंसर के ऊपर। क्या आ रहा है आंसर आप लोगों को? शायद ये आ रहा होगा 81.8। तो ये आंसर गलत है। कैसे गलत हो गया? तो आप लोगों को चक्कर आ गए इधर। कैसे चक्कर आ गए? क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर। एवरेज निकाला मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया, सॉरी एडिशन एंड डिवीजन किया। तो यहाँ पे ऐड किया तो आंसर एवरेज इज राइट यार। सिग्निफिकेंट फिगर कितने क्वेश्चन के अंदर? 2 हैं, तो आंसर आप लोगों का लिखना चाहिए 2, मतलब 82 इज योर फाइनल आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 82। तो वो 82 होगा। डन। ओके तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब जा रहे हैं हम लोग राउंड ऑफ के अंदर। राउंड ऑफ, वैसे आप लोगों को मैथमेटिक्स में राउंड ऑफ करना आता है, लेकिन मुझे यहाँ पे सिखाना पड़ेगा क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है राउंड ऑफ मेथड। भाई कैसे राउंड ऑफ किया जाता है? चलिए फर्स्ट रूल लिखो मेरे साथ। इफ द राइट मोस्ट digit to be removed is more than 5, the preceding number increased by, प्रीसीडिंग का मतलब पिछले वाला, इंक्रीज्ड बाय 1। एग्जाम्पल 1.386 दिया हुआ है, इसको करना है राउंड ऑफ। तो क्या करोगे? 6 है, 5 से ग्रेटर है, तो इसमें क्या करो? एक नंबर इंक्रीज कर दो, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 1.39। आंसर क्या हो गया हमारा? 1.39। चलो अब यहाँ पे मैं सीधा सेकंड रूल, लेस देन 5 है तो क्या करोगे? एज इट इज़ रहने दोगे, एज इट इज़। प्रीसीडिंग नंबर क्या रहेगा? एज इट इज़ रहेगा। मतलब क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल 4.334 है, तो ये 4 है, वो लेस देन 5 है, तो आंसर आप लोग क्या लिख दोगे? सीधा 4.33। 4.33। टेंशन नहीं लो, आप लोगों को होमवर्क में आज ढेर सारा देने वाला हूँ, ये सब भी प्रैक्टिस करोगे, मज़ा आ जाएगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग चलो थर्ड रूल के ऊपर मैं जाता हूँ। इफ़ द डिजिट इज़ 5 है तो क्या करोगे? तो वहाँ से आप लोगों को 2 मेथड्स लिखने हैं। यहाँ से क्या करोगे? फर्स्ट इज ऑड नंबर है
कि इवन नंबर है, प्रीसीडिंग नंबर इज ऑड और इट इज इवन। ओके, अगर यहाँ पे ये ऑड हुआ तो क्या करोगे? इफ ऑड नंबर इज देयर देन इंक्रीज बाय 1, देन इंक्रीज बाय 1। एग्जाम्पल ले लो 4.335, 4.335। तो यहाँ पे देखो लीस्ट राइट मोस्ट 5 है, लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर है तो वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 4.34 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? इसको निकाल देता है यहाँ से, लिखते रहना नोटबुक के अंदर। लेकिन अगर 2.245 हुआ तो क्या करोगे? तो इस 5 को सीधा निकाल के आंसर 2 कर दो, 2.24 हो जाएगा आंसर। वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करना है इवन नंबर में। ओके, मान लो एक और एग्जांपल से आप लोगों को समझा देता हूँ ये कि 2.475 हुआ तो ये 5 है लास्ट, राउंड ऑफ कैसे करोगे? तो यहाँ पे एक इंक्रीज कर दोगे। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर है, मतलब 2.48 हो गया। ये वही होता 2.465 होता तो क्या हो जाता? 2.46 आंसर लिख दे, क्योंकि ये इवन है। डन, बहुत ही इजी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो डायमेंशनल एनालिसिस। टेक्स्ट बुक में है ये टॉपिक डायमेंशनल। अब इसका बहुत डिटेल में ज़रूरत नहीं है, डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या है कि अगर हमें कोई एक यूनिट को दूसरे यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है, जैसे किलोमीटर को माइल में कन्वर्ट करते हैं, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, फुट और पाउंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये जितने भी यूनिट कन्वर्जन्स जो हैं उनके लिए जो मेथोडोलॉजी यूज़ होती है उसे नाम दिया गया है डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए लिखते हैं डेफिनेशन। देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम one system to other system the method used is called dimensional analysis। दो और नाम दिए गए हैं, और यूनिट फैक्टर मेथड, यूनिट फैक्टर मेथड, एक और नाम दिया गया है फैक्टर लेबल मेथड, फैक्टर लेबल मेथड। लिखो फटाफटी से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर आराम से लिखो नोटबुक के अंदर। यहाँ पे हो जाएगा ए। फिर टेक्स्ट बुक साथ में रखो, तो वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अब सॉल्व करवाने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसके अंदर मैं इसके 2-3 अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊँगा। सो डोंट वरी, बहुत ही अच्छी तरह हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, एकदम मज़ा ही आ जाएगा। आप लोगों को मज़ा आता ही होगा। अभी हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं नया है, लेकिन मज़ेदार है, चटाकेदार है, मसालेदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल जो हैं, 3 एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिए गए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर। अब यहाँ से मैं एक और बात आप लोगों को बता दूँ, टेक्स्ट बुक वालों ने जो मेथड की है वो कंपलसरी नहीं है। हाँ, कंपलसरी नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने सेकंड लेक्चर के अंदर जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स किए थे तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को वॉल्यूम्स के यूनिट्स लिखवाए थे, तो उसी हिसाब से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं।
उन्होंने बहुत ही बकवास मेथड से वो समझाया गया है, बहुत ही बेकार मेथड। उन लोगों के मेथड में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझना सिर्फ एक एग्जाम्पल से। उन्होंने क्या किया है, मान लो कि हमें ये पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब होता है। ओके, ये आप लोगों को पता है। ओके, अब इन्होंने क्या किया है कि अगर मुझे ये डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर दूंगा, या तो फिर मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखो बड़ा यूनिट कौन है, यहाँ पे मीटर क्यूब है, तो बड़े को अगर वहाँ पे छोटे के अंदर कन्वर्ट करना है, बड़ा यूनिट उसको स्मॉल यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई करोगे, और स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करते हो। मतलब ये 1000 जो है, अगर मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में लेके आना तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा मीटर क्यूब में। तो ये जो मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं यूनिट फैक्टर। मुझे पता है आप लोगों को फिर थोड़ा बहुत ही समझ में आया होगा, ये टेक्स्ट बुक की मैथोडोलॉजी है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले बोल दिया कि उसकी मैथोडोलॉजी एकदम बकवास है, समझ गए। इसको बोला गया कि 1000 डेसीमीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, इसे ऐसे बोला जाता है 1000 डेसीमीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, ऐसा बोला जाता है। ओके, अगर मैं ऐसे करता 1 डिवाइडेड बाय 1000 और यहाँ पे हो जाता मीटर क्यूब एंड यहाँ पे हो जाता डेसीमीटर क्यूब, तो 1/1000 मीटर क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब ऐसे बोला जाता है। लेकिन हमें वो नहीं करना है, सो टेंशन मत लेना। हमें तो हमारी जो ओल्ड इज़ गोल्ड बढ़िया सा मेथोडोलॉजी, मान लो एग्जाम्पल आप लोगों को दिया गया है, फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोगों को दिया गया है पेज नंबर 13 के ऊपर कि भाई 3 इंच को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर के अंदर। तो आप लोगों को दिया गया है, चलो मैं यहाँ से आंसर लिखता हूँ। आंसर, व्हाट इज आंसर, तो 3 इंच, तो 1 इंच इज इक्वल टू व्हाट, तो 2.54 सेंटीमीटर, ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो देयरफॉर 3 इंच इज इक्वल टू हाउ मेनी, हो गया ना कन्वर्ट, 3 इंटू 2.54 सेंटीमीटर, देयरफॉर आंसर इज 7.62 सेंटीमीटर। बस इतने में हो गया ख़त्म। और आप टेक्स्ट बुक की मेथड देखोगे तो पागल हो जाओगे, क्या किया है वही पता नहीं चल रहा। इसलिए शॉर्ट मेथड को यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डन। उसके बाद उसके नीचे ही आप लोगों को सेकंड एग्जांपल दिया गया है, जो है 2 लीटर, उसको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब के। 2 लीटर मिल्क दिया गया है, उसका वॉल्यूम कन्वर्ट करना है हमें मीटर क्यूब के अंदर। तो देयरफॉर हमें पता है कि भाई 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, देयरफॉर 2 लीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर क्यूब, देयरफॉर 2 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। डन, ये पता चला होगा। 1/1000 है तो ऊपर लेके जाएंगे, 1000 इज इक्वल टू व्हाट, 1000 इज इक्वल टू व्हाट हो जाएगा 10⁻³ तो ऊपर लेके गए, तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब इज योर आंसर। ये मैंने यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन का मेथड का यूज़ किया। अगर मान लो, चलो यहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत साइंटिफिक नोटेशन मेथड भी यहाँ से ले रहा हूँ, चलो, क्योंकि प्रॉब्लम ना हो जाए भाई। अगर मान लो आप लोगों को ऐसा दिया गया, थोड़ा बहुत 0.02 दिया गया, तो क्या करोगे आप लोगों को, 0.02 तो क्या करोगे, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10⁻² होता है ये, 2 इंटू 10⁻², ये 10⁻² का मीनिंग क्या है, यहाँ से डिवाइड करोगे 100 तो ये आ जाएगा वैल्यू। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों को मिला 2 इंटू 10⁻²। पॉइंट के पीछे जितने ही हो उतना ये नंबर होगा। चलो मान लो कि ऐसा दिया गया 0.003 चलो ये करो, तो 3 इंटू क्या होगा 1 2 3 4 10⁻⁴। चलो ये दिया गया 10,000 तो क्या हो जाएगा 10⁻⁴, क्योंकि 4 जीरोज़ हैं
समझ में आ रहा है? बहुत ईजी है। चलो अब मैं थर्ड एग्जाम्पल के ऊपर जा रहा हूँ। थर्ड एग्जाम्पल, अच्छा थर्ड एग्जाम्पल, एक काम करो आप लोग, क्या दिया गया है वहाँ पे, डेज को कन्वर्ट करना है सेकेंड्स के अंदर। तो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, 24 आवर इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। उस हिसाब से आप लोग कैलकुलेट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। और आज अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स के ऊपर। अब यहाँ से थोड़ा बहुत हमारा चैप्टर जो होगा वो इंटरेस्ट और पकड़ेगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। तो आप लोगों को बीच में क्वेश्चन हुआ होगा कि सर ये सभी लॉज किधर गए, तो लॉज हम लोग लेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, वो सीखेंगे। लेकिन आज हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप लोग टेक्स्ट बुक में वहाँ पे नीचे दिया गया है, तो इजी टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम, तो ये हमें पता है कि भाई ये न्यूक्लियस और यहाँ पे आजू बाजू भाई साहब घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमते रहते हैं, और यहाँ पे कौन होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो अगर मैं सिंपल बेसिक इंफॉर्मेशन दूँ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, तो एटम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। फर्स्ट इज अ न्यूक्लियस एंड सेकंड इज अ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब न्यूक्लियस क्या है, तो ये बीच वाला पार्ट जो होगा वो हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को दूसरा नाम देते हैं हम लोग न्यूक्लियॉन्स। और उस न्यूक्लियॉन्स में कौन प्रेजेंट होता है? इस न्यूक्लियॉन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं नंबर 1 जो होते हैं प्रोटॉन्स, और नंबर 2 जो होते हैं वो न्यूट्रॉन्स। और ये न्यूक्लियॉन्स का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वहाँ पे कौन रहता है? वहाँ पे रहता है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ओके, फिर आप लोगों को कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ से दे रहा हूँ। अब कोई भी एटम में, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। तो ए एक्स जेड, एक्स कोई एक एलिमेंट होगा, एक्स इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट है। इसी टॉपिक को हम लोग चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी पढ़ेंगे, जो पूरा एटम के ऊपर है। फिर ए जो होता है वो होता है मास नंबर। ए क्या होगा? मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और Z क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर होता है। और जितना ही एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और उतने ही क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये कब पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल एटम के लिए। ये दोनों पॉइंट्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों इक्वल होते हैं। कब? जब न्यूट्रल एटम प्रेजेंट होता है तब। न्यूट्रल एटम का मतलब कोई भी चार्ज ना हो उसके ऊपर, तब। तो रिप्रेजेंटेशन हुआ ए क्या है? तो मास नंबर। कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। न्यूट्रल एटम है तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डन, ये पता चला। अब आप लोगों की टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, और फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आप लोगों को वर्ड लिखा गया है आइसोटॉप्स।
अब ये वर्ड जो है वो आप लोग 10th के चैप्टर नंबर 5 में पढ़ के आए हैं, आइसोटॉप्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोटॉप्स? तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप लोगों को भी लिखना है। क्या होगा? शॉर्ट में लिखवाऊंगा, एटॉमिक नंबर इज सेम बट डिफरेंट एटॉमिक मास called isotopes of each other। वो दो एलिमेंट होंगे वो आइसोटॉप्स होंगे। ओके, और इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, तो डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होंगे दोनों के पास, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स भी होंगे। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन का, 1H1, 1D2 मतलब ड्यूटेरियम, 1T3 ट्रिटियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। देखो तो इसमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर इज सेम 111, एटॉमिक मास डिफरेंट, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे। देखो इसमें 0, इसमें 1। न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे? तो A माइनस Z करो तो क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यह पता होना चाहिए आप लोगों को। फिर एक और एग्जांपल लिखो, 7n14 एंड 15n7। तो एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक मास है। थर्ड, 16 ऑक्सीजन 8, 18 ऑक्सीजन 8। तो ये सभी आइसोटॉप्स हैं। ओके, याद कैसे रखोगे? तो देखो P से याद रखो, P प्रोटॉन सेम होते हैं, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है ना, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। आगे बढ़ें, नेक्स्ट इज आइसोबार। आइसोबार्स, अब यहाँ पे क्या होगा? अब मास सेम होगा और डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स होंगे। द एटम्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास and different neutrons, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल में होगा 40 आर्गॉन 18, उसके साथ होता है 40 पोटेशियम 19 एंड 40 कैल्शियम 20। ये तीनों एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। बार का मतलब क्या होगा? वेट। बार का मतलब होता है वेट, यहाँ से बी से याद रख सकते हो, वेट इज सेम। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट। थर्ड हम लोग पढ़ते हैं आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स क्या होता है? तो N से याद रखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो सेम होंगे। द डिफरेंट एटम्स हैविंग different number of neutrons, different number of protons but same number of neutrons। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम लोग? एग्जाम्पल हो जाएगा 14C6 एंड 18O8। तो दोनों के अंदर क्या हो जाएंगे? 18O16। यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। एक और एग्जांपल यहाँ से लिख सकते हो आप लोग, 23Na सोडियम 11 एंड 24Mg12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के अंदर सेम होते हैं। चलिए
तो आज का लास्ट एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर आज के लेक्चर को ख़त्म करेंगे। ये जो वर्ड है वो आप लोगों ने कभी भी नहीं सुना होगा, दैट इज़ आइसोडायाफर्स। आइसोडायाफर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद चैप्टर नंबर 2 में आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी पढ़ेंगे, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको बोला जाता है आइसोडायाफर्स। क्या होता है? द डिफरेंट एटम्स having same difference between number of neutrons and number of protons। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर दो एटम जो दिए गए आप लोगों को, उनमें से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करो, और उन दोनों का डिफरेंस लो तो वो इक्वल मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल 24 मैग्नीशियम 12 एंड 40 कैल्शियम 20। अब देखो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? मैग्नीशियम के अंदर प्रोटॉन है 12, और आप लोग क्या करोगे? न्यूट्रॉन कैलकुलेट करोगे तो भी वो क्या मिलेंगे? 12। 24 माइनस 12 तो इज इक्वल टू 12। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, वो क्या मिलेगा? 0। अब इसके अंदर देखो तो प्रोटॉन्स कितने? 20, न्यूट्रॉन कितने? 20, तो डिफरेंस कितना मिला? 0। तो ये वैल्यू है, ये जो डिफरेंस है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का, वो इक्वल मिलता है, तो उनको बोला जाता है डायाफर्स। ये आप लोगों को टर्म कहीं पे भी देखने नहीं मिलेगा, ना सीखने मिलेगा। ओके। और हाँ, आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, होमवर्क आप लोगों को मिलता रहेगा। आज थोड़ा सा मैं ज़्यादा होमवर्क दे रहा हूँ, आराम से करना। ओके। और खुद से करना, कहीं से भी कॉपी पेस्ट मत करना। हाँ, एक तो मैंने आप लोगों को दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 3। आज का होमवर्क मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट आप लोगों को दिया गया है एग्जाम्पल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का। फिर अब मैं दे रहा हूँ एक्सरसाइज में से, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 18, 19, 20 बहुत ज़्यादा है, और 21 का बी पार्ट, 21 का बी पार्ट, 27 एंड 31 क्वेश्चन नंबर। ये सभी क्वेश्चन नंबर है, मतलब इन सभी के अंदर अगर पार्ट्स आ रहे हैं ABC, तो वो भी आप लोगों को सभी करने हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 21 में सिर्फ बी ही करना है, बाकी ए और ए नहीं होगा आप लोगों से अभी। एग्जाम्पल 3 और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 बी, 27 एंड 31। ओके। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे सैटरडे को। तो थैंक यू एंड वेरी मच, एन्जॉय द केमिस्ट्री। थैंक यू।